अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट इनहिबिटर्स। हमारा जो चैप्टर है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, इसको ये हमारा कंटिन्यू है। तो इसमें जो हमारा टॉपिक है इनहिबिटर्स, उसको अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम। इनहिबिटर क्योंकि रिलेट करता है एंजाइम का जो हमारा चैप्टर है उससे, तो हम यहाँ पे इनहिबिटर की एक जो एग्ज़ाम्पल है और सारा यानी कि इनहिबिटर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ इनहिबिटर। इनहिबिटर है क्या? इनहिबिटर जो है कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है, इट इज़ अ केमिकल सब्सटेंस, एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो कि एंजाइम के साथ रिएक्ट करता है। एंजाइम के साथ क्या करता है? रिएक्ट करता है सबस्ट्रेट के अलावा, यानी कि अगर तो सबस्ट्रेट नहीं है तो सबस्ट्रेट की जगह पे, यानी कि इन प्लेस ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट की प्लेस पे, सबस्ट्रेट की जगह पे एंजाइम के साथ क्या करता है? रिएक्ट करता है। अब ये होता इस तरह से है कि जब ये इनहिबिटर जो है एंजाइम के साथ रिएक्ट करता है सबस्ट्रेट की जगह पे, तो होता ये है कि या तो एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है वो कम्प्लीटली ब्लॉक्ड हो जाती है या फिर टेम्परेली ब्लॉक्ड हो जाती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इनहिबिटर्स की फर्दर आगे से टाइप्स होती हैं। अगर हम एग्जांपल्स देखें तो हमारे पास इनहिबिटर्स की बहुत सी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि इम्पोर्टेंट ड्रग्स वगैरह, ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स वगैरह, एंटी मेटाबोलाइट्स वगैरह। तो ये सारी जो है ये इसकी एग्जांपल्स हैं इनहिबिटर्स की, कि जो इनहिबिटर्स होते हैं जो कि एंजाइम के साथ रिएक्ट करते हैं इन प्लेस ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट की जगह पे एंजाइम के साथ रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद एंजाइम की जो साइट होती है, एक्टिव साइट, उसको या तो टेम्परेली ब्लॉक कर देते हैं या फिर उसको परमानेंटली ब्लॉक कर देते हैं। तो ये होती है उसके कुछ एग्जांपल्स। अब हम देखेंगे कि इनहिबिटर्स जो है इसकी मेन टाइप्स कौन कौन सी हैं। अब अगर हम इसकी टाइप्स पे आ जाएं तो इसकी टू मेन टाइप्स हैं। इनहिबिटर्स की टू मेन टाइप्स हैं। फर्स्ट है इरिवर्सिबल इनहिबिटर, इरिवर्सिबल इनहिबिटर, और सेकंड है रिवर्सिबल इनहिबिटर। ठीक है जी, ये हमारे पास इसकी है टू मेन टाइप्स। फर्स्ट वन है इरिवर्सिबल इनहिबिटर और जो सेकंड है वो है रिवर्सिबल इनहिबिटर। अब जो ये रिवर्सिबल इनहिबिटर है इसकी फर्दर आगे से टू टाइप्स हैं, जिसमें फर्स्ट है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और सेकंड है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ये हमारे पास इसकी 4 यानी कि मेन कैटेगरीज आ गई इनहिबिटर्स की, जिसमें अगर हम देखें कि जो फर्स्ट टू मेन टाइप्स हैं वो है रिवर्सिबल इनहिबिटर और सेकंड है रिवर्सिबल इनहिबिटर। अब जो रिवर्सिबल इनहिबिटर है उसकी आगे से टू टाइप्स आ गई हमारे पास, जिसमें फर्स्ट है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और जो सेकंड है वो है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब हमने इन 4 क्लासेस को जो है वो डिस्कस करना है यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो हमारे पास है इरिवर्सिबल इनहिबिटर। इरिवर्सिबल इनहिबिटर एक ऐसा इनहिबिटर होता है जो कि रिएक्शन रेट को चेक करता है। रिएक्शन रेट जो है उसको चेक करता है। अब ये रिएक्शन रेट को किस तरह चेक करता है? एंजाइम जो है उसके ऊपर होती है एक्टिव साइट, एक्टिव साइट। ये क्या करता है? इरिवर्सिबल इनहिबिटर जो है ये क्या करता है कि उस एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई करता है, यानी कि उसके ऊपर जाकर अटैचमेंट करता है, या फिर जो एंजाइम का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ये दोनों काम करके ये क्या करता है कि रिएक्शन रेट को चेक करता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो एक्टिव साइट होती है एंजाइम की उसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है, और जो एक्टिव साइट होती है उसको फिज़िकली ब्लॉक कर देता है, ठीक है, यानी कि उसका वो कोई फंक्शन आगे परफॉर्म करने के काबिल नहीं रहती। तो जो रिवर्सिबल इनहिबिटर है उसने क्या किया? रिएक्शन रेट को चेक किया, किस तरह से एंजाइम की एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई करके या फिर जो एंजाइम का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है उसको डिस्ट्रॉय करके,
और इसके अलावा इरिवर्सिबल इनहिबिटर ने क्या किया कि जो एंजाइम की एक्टिव साइट है उसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाया और उसको फिज़िकली ब्लॉक कर दिया। ये काम है इरिवर्सिबल इनहिबिटर का। इसके बाद हम बात करते हैं रिवर्सिबल इनहिबिटर की। जो रिवर्सिबल इनहिबिटर होता है ये एक ऐसा इनहिबिटर होता है जो एंजाइम के साथ वीक लिंकेजेस बनाता है, यानी कि इतने ज़्यादा इसमें ये होता है कि इसमें कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं, जबकि रिवर्सिबल इनहिबिटर में कोई कोवलेंट बॉन्ड्स नहीं बनते, इसमें वीक लिंकेजेस होती हैं, जबकि इसमें कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिंकेजेस होती हैं, इसमें वीक लिंकेजेस होती हैं। और इसका जो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स का जो इफ़ेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज़ किया जा सकता है। किस तरह से कि अगर हम जो सबस्ट्रेट हैं उनकी कंसंट्रेशन को बढ़ाते रहेंगे तो हम जो रिवर्सिबल इनहिबिटर हैं इसके इफ़ेक्ट को कम्प्लीटली या पार्टली जो है वो न्यूट्रलाइज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमने दो मेन एमसीक्यू जो है एमडी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किए कि इरिवर्सिबल इनहिबिटर जो है इसमें कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है जबकि इसमें नॉन। इसके अलावा जो इरिवर्सिबल इनहिबिटर है ये फिज़िकली ब्लॉक कर देता है, जबकि इसका जो इफ़ेक्ट है वो न्यूट्रलाइज़ किया जा सकता है। किस तरह? सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाकर। अब हम देखते हैं इनकी आगे से टू टाइप्स को, जो कि एक है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और दूसरी है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। हमारे पास जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है इसकी जो स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी होती है वो होती है सबस्ट्रेट के साथ, सबस्ट्रेट के साथ रिजेम्बलेंस रखता है। अब जो सबस्ट्रेट होता है ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि एंजाइम के साथ रिएक्ट करता है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे यही चीज़ है कि कॉम्पिटिटिव, क्योंकि है तो इनहिबिटर, और इनहिबिटर का काम ये होता है कि उसने या तो एंजाइम की एक्टिव साइट को टेम्परेरीली ब्लॉक करना है या उसको परमानेंटली ब्लॉक कर देना है ताकि आगे प्रोडक्ट ना बन सके। तो अब जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है इसकी जो स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी है वो होती है सबस्ट्रेट के साथ, जिसकी वजह से एंजाइम जो है उसकी जो एक्टिव साइट है और उस एक्टिव साइट का जो बाइंडिंग साइट रीजन है वो क्या करता है कि इस सबस्ट्रेट को बाइंड करवा देता है एंजाइम के साथ। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है उसके टू रीजन्स होते हैं, जिसमें एक रीजन होता है बाइंडिंग साइट। बाइंडिंग साइट में क्या होता है कि सबस्ट्रेट की बाइंडिंग होती है एंजाइम के साथ, और फिर कैटालिटिक साइट एक्टिवेट होती है और वो सबस्ट्रेट जो बाइंड हुआ होता है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ इस तरह से होता है कि क्योंकि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है इसकी स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी सबस्ट्रेट के साथ है तो ये अटैच हो जाता है एंजाइम के साथ। अब जब ये अटैच हो जाता है इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि कैटालिटिक साइट एक्टिवेट होनी होती है जब सबस्ट्रेट अटैच होता है। अब यहाँ पे क्योंकि इनहिबिटर है तो जो आगे कैटालिटिक साइट है वो एक्टिवेट नहीं होती, जिसकी वजह से आगे फर्दर ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। ठीक है, नॉन कॉम्पिटिटिव की अगर हम बात करें तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में इस तरह से होता है कि जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है ये एंजाइम के साथ लिंकेज बनाता है अदर देन एक्टिव साइट, एक्टिव साइट के अलावा किसी दूसरी जगह पे जाकर जो है वो लिंकेज बना देता है एंजाइम के साथ। अब होता इस तरह से है कि जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है जब ये एंजाइम के साथ लिंकेज बनाता है एक्टिव साइट के अलावा तो ये एंजाइम के स्ट्रक्चर को अल्टर कर देता है, एंजाइम का जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से अगर जीन सबस्ट्रेट आकर अटैच हो तो कैटालिसिस जो है वो फेल हो जाती है, कोई भी प्रोडक्ट नहीं बन पाती। तो यही वजह है कि यहाँ तो इनहिबिटर जो है वो क्या करता है कि एक्टिव साइट को परमानेंटली ब्लॉक कर देता है या फिर उसको टेम्परेरीली ब्लॉक कर देता है। तो यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें देख ली कि जो परमानेंटली ब्लॉक कर रहा है वो कौन सा है और जो टेम्परेरी ब्लॉक कर रहा है वो कौन सा है। इसके अलावा जो इधर मेन पॉइंट्स है वो भी मैंने आपको बता दिए। कॉम्पिटिटिव का मैंने आपको बता दिया कि इसकी स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी जो है वो सबस्ट्रेट के साथ है, जिसकी वजह से ये बाइंडिंग हो जाती है इसकी एंजाइम के साथ, जबकि कैटालिटिक साइट एक्टिवेट नहीं होती, जिसकी वजह से ये ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाता। जबकि जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है ये लिंकेज बनाता है एंजाइम पे अदर देन एक्टिव साइट और एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है उसको अल्टर कर देता है, जिसकी वजह से जो जीनियन सबस्ट्रेट अगर वो आकर अटैच होती है तो फिर कैटालिसिस जो प्रोडक्ट है वो नहीं बन पाती। इसी की एक एग्जांपल है यहाँ पे एक जनरल रिएक्शन है जिसमें एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है और एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है, जिसमें अगर हम ये देखें कि ये एक सक्सिनिक एसिड सबस्ट्रेट है
और इस सबस्ट्रेट का जो एंजाइम है वो ये एंजाइम है जिसको नाम दिया गया सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज। सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज क्या करेगा कि इस सक्सेनिक एसिड के ऊपर अटैक करेगा, अटैचमेंट होगी और अटैचमेंट से हमारे पास क्या बनेगा, फ्यूमेरिक एसिड। ये हमारे पास एक नॉर्मल रिएक्शन है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। और एमडीकैट पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह से इम्पॉर्टेंट है कि सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज जो है वो सक्सेनिक एसिड की जो डाइजेशन है वो किस में करता है, तो उससे आगे बनता है फ्यूमेरिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम ये देखें कि हमारे पास अब ये दूसरा पार्ट ये है जिसमें कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। अब ये जो मेलानिक एसिड है ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। इसने आके क्या किया कि इसने एक्टिव साइट को ब्लॉक कर दिया, ठीक है, जिसकी वजह से जो रिएक्शन है वो फेल हो गया, कैटालिसिस जो है वो फेल हो गई। यहाँ पे एंजाइम एक ही है, वो कौन सा है, सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज। अब सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज के लिए जो सबस्ट्रेट है वो क्या है, सक्सेनिक एसिड, और फिर आगे क्या बनेगी, फ्यूमेरिक एसिड। अब दूसरा केस क्या है कि एंजाइम वही है पर अब आकर लग गया कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, और कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कौन सा है, मेलानिक एसिड। तो इसने क्या किया आकर कि एक्टिव साइट को ब्लॉक किया, जिसकी वजह से आगे प्रोडक्ट जो है वो बननी फेल हो गई। तो ये हमारे पास एक जनरल मैकेनिज़्म है और ये जो है ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है। तो ये हमने जो है एमडीकैट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो टर्म्स हैं, जो बेसिक हमारे जो कोर्स है उसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया इनहिबिटर्स के लिहाज से। तो इसमें से ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपने याद रखनी है इन चारों के बारे में। और यहाँ पे जो ये एग्जांपल जहाँ पे कोड है इसको भी आपने फॉलो करना है कि कौन सा एंजाइम जो है उसके लिए कौन सा सबस्ट्रेट है, और अगर एंजाइम में एक अलग एडिशनल सब्सटेंस आके लग जाए जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है तो फिर उसका इफ़ेक्ट जो है वो क्या होगा। तो ये हमारा एक मेन टॉपिक था इनहिबिटर का जो यहाँ पे क्लियर हो गया। ओके, थैंक्स।